जब तक आप बड़े मसले को हल नहीं करेंगे आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वो लैंड की जो वैल्यू थी वो 50% गिर चुकी थी। कोई भी हेल्दी बिजनेस के लिए इनिशियल चैलेंजेस, इनिशियल प्रॉब्लम्स, इनिशियल हर्डल्स एक हेल्दी बिजनेस की निशानी है। हैदराबाद के बारे में सारी दुनिया ये समझती है कि हैदराबाद एक आईटी हब है, समझती है। पूरी सारी दुनिया ये समझती है कि हैदराबाद एक आईटी सेंटर है, आईटी हब है, आईटी इज कंपाउंडिंग बोल सकता हूँ हैदराबाद। तो उस तरीके से हैदराबाद अब पूरी हिंदुस्तान का समझिए कि एक मैं बोल सकता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट इन द कंट्री है। अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हुआ उसमें जो है हैदराबाद को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला 1.8 लाख करोड़। पूरी हिंदुस्तान के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कोई स्टेट को मिला तो वो है तेलंगाना, हैदराबाद। तो हाइड्रा इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कंसर्न फॉर ऑल द बायर्स कि अब सब डरे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे। तो हाइड्रा कोई डरने या डराने वाली चीज़ नहीं है। हाइड्रा तो आपको गाइड कर रही है कि भाई आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। व्हाट अबाउट रेरा? तो ये कस्टमर्स को सेफ गार्ड करने के लिए, कस्टमर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए रेरा इज मॉनिटरिंग एवरी प्रोजेक्ट। बगैर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना इज 100% रिस्की। साउथ का जो मार्केट है हैदराबाद का, यहाँ पे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। तो गवर्नमेंट की मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है साउथ में आ रहे हैं। जी, आपका प्रोजेक्ट भी साउथ में है? जी हाँ। अब तक हम जहाँ पे भी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में गए हैं तो जो पीपल हैं केप्ट अ डेमो बाहर जो है कंटेनर में या उसमें बना के रखते हैं। जी हाँ। तो योर्स इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव सीन कंप्लीट फुल्ली फर्निश्ड लाइव रेडी फ्लैट। और क्वालिटी ऑफ द मटेरियल का क्या है? द बेस्ट अवेलेबल ब्रांड जो है, देयर इज नो compromise in delivery. Compromise in quality. What's your targeted time of deliverance? Deliverance का जो है 26 सितंबर 1 more year plus 3 months grace period रख रहे हैं, और वो टाइम में नहीं करें तो we are offering rent for our customers. जय हिंद एवरीवन। आज के दी एचआरएस शो में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो सबके लिए एक ड्रीम है, चाहे वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों या कोई भी प्रोफेशन में हो। एवरी पर्सन इन आवर सोसाइटी इज़ लुकिंग अप टू रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जो डिसाइड करता है कंट्री की ग्रोथ को और उस कंट्री की इकोनॉमी को। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक और एक्सपर्ट से, जिनका नाम है असलम बिन मोहम्मद, and he is the founder and director of the PS Construction Group. An ex-Bosch, ex-IBM IT person, now has made his fortune into the real estate industry. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है असलम भाई हमारे दी एचआरएस शो पर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। असलम भाई, स्टार्टिंग करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से कि थोड़ा सा अपनी लाइफ की जर्नी बताइए। आपकी तालीम कैसे हुई एंड कैसे आपकी बचपन और आपका अडल्टहुड कैसा रहा, फिर हम जानेंगे कि आपने कैसे अपनी जर्नी में अलग अलग डेस्टिनेशंस देखे। अब एज़ यूजुअल बचपने में तो सब मतलब स्कूल, मैं जो है बेसिकली पैदाइश निर्मल में हुई। यहाँ से 100-200 किलोमीटर की दूर पे निर्मल डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा जी। तो वहाँ मेरा स्कूलिंग वहीं पे हुई जी। तो एज़ यूजुअल जो बचपने में सब स्कूल जाते हैं वैसी वही था समझिए। ऐसा कोई ख़ास उस वक्त में ड्रीम के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, को अलग होता है कि बचपन में कुछ और सोचते हैं। खास ड्रीम नहीं था, लेकिन मेरे वालिद जो है स्कूल टीचर थे, साथ ही साथ मेरे वालिद साहब का कोई बिजनेस था, ये रेड ब्रिक्स वगैरह बनाते थे और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा मेरे वालिद साहब इन्वॉल्व थे। तो ऐसी कभी छुट्टियों में देखते थे घर पे कि वो पेमेंट्स वगैरह, लेबर्स का आना जाना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का आना जाना, तो थोड़ा वालिद साहब के साथ देखते थे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या रहता है क्या है। तो वहाँ से वो जब तो जहन में कोई था नहीं, लेकिन जहन में एक बात थी कि भाई बिजनेस इज़ ऑलवेज बेटर देन अ जॉब। वो एक जहन में एक बात आई थी बचपने में, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक छोटा मुकाम है निर्मल, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे, तो ऐसा जब तो कुछ सोचे नहीं थे। लेकिन बिज़नेस में वो देखते थे, जब वाली साहब जब कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे देते थे तो जब 10 के 50 के 100 रुपये के नोट थे तो 5-10 हज़ार भी इतने सारे पैसे होते थे। तो इस जहन में वो बात आई कि अरे बिज़नेस में पैसे बहुत रहते हैं। अच्छा, तो वो बात जब क्लिक हुई जी जहन में कि क्योंकि
50-100 रुपए के 5,000 बोले तो इतना बड़ा बंडल हो जाता था। जी। तो वो हिसाब से सोचे कि भाई बिज़नेस में पैसे बहुत रहे थे, लेकिन ऐसे ही चलते रहा। तो मेरी स्कूलिंग के बाद, क्योंकि अब हायर स्टडीज़ कुछ इंटरमीडिएट के लिए तो वहाँ नहीं पढ़ना था, तो वहाँ से फिर हैदराबाद मूव हुए। तो हैदराबाद में फिर मेरा इंटरमीडिएट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे। तो उसके बाद फिर मैं जो है ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में MCA के लिए यहाँ पे जो एंट्रेंस होता है वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस लिखे। तो वहाँ पे एंट्रेंस में, अब वो ज़माना ऐसा था कि भाई हम इतने ज़्यादा मेरिट स्टूडेंट भी नहीं थे, तो माइनॉरिटी कॉलेज में ही सीट मिलना, एडमिशन मिलना। और हमारे ज़माने में जब माइनॉरिटी कॉलेज में बगैर डोनेशन के तो सीट नहीं देते थे। अक्सर माइनॉरिटी कॉलेजेस में तो डोनेशन का ही था। तो एक फिर जब एंट्रेंस के बाद अब हमारा मेरिट रैंक भी नहीं था कि फ्री सीट मिले, और डोनेशन तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो टाइम पे जो है एक साहब थे, फसीउद्दीन साहब, वो जो है ये माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो डोनेशन के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाते थे। तो उनसे मुलाकात हुई, तो वहाँ पे कई लोग उनके पास आते थे। तो वहाँ से थोड़ा सोशल नेटवर्क बढ़ा मेरा। तो वहाँ कई रियल एस्टेट के लोग भी आते थे। वो लोग लेक्चरर्स थे, टीचर्स थे, लेकिन साइड में वो लोग रियल एस्टेट का बिज़नेस करते थे। अच्छा। तो वहाँ से उन लोगों से दोस्ती हुई मेरी। तो उनके साथ फिर मेरा भी एडमिशन, बहुत स्ट्रगल करने के बाद कोर्ट में केस ये वो करके बहरहाल एडमिशन तो हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। अब कब पढ़ने के बाद तो फिर अगेन जॉब का ही रहता, क्योंकि बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अक्सर यही सोचते हैं कि भाई जॉब ही आपको जो है फाइनेंशियली स्टेबल करता है। क्विकली होते ही जो है जॉब के लिए सर्च स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे थोड़े दिन जो है एक छोटी कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए मैं काम किया। फिर उसके बाद इमीडिएट मैं बैंगलोर बॉश में मेरे को ऑफ़र आया था, तो रॉबर्ट बॉश में जॉब किया मैं। जैसा जॉब स्टार्ट हुई मेरी साइमल्टेनियसली, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लोगों से मेरे ताल्लुकात थे, तो उन लोगों के साथ मैं एज ए इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर ज्वाइन किया पहले। दिस इज़ अबाउट 2002 एंड 3। अच्छा। 2-3 में मैं स्टार्ट किया एज ए इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। वो तो जब ट्रेडिंग ही था, समझिए, जब कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं थी, ट्रेडिंग एक्टिविटी से मैं शुरू किया। तो लाइक बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व में एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्लीपिंग पार्टनर, एज ए इन्वेस्टर मैं ज्वाइन किया। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं रोक रहा हूँ आपको। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब जब आप ये चीज़ें स्टार्ट किए तो जो ये लोग थे वो सब आपके एज ग्रुप वाले थे? आप नहीं, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी नहीं, ये सारे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कभी भी जो है मेरे साथ वालों से ज़्यादा मेरा दोस्ताना नहीं था। ये लोग काफ़ी मेरे से 10-15 साल बड़े लोग थे एज में, और ये लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी थे, साइड में ये बिज़नेस भी करते थे। तो इन लोगों से, ये फसी भाई के पास दोस्ती होने के बाद मैं स्टार्ट किया इन लोगों के साथ इन्वेस्ट करना। तो ये काफ़ी मेरे से बड़े एज में, मेरे से बड़ा एज ग्रुप था। अच्छा। तो हमारे वालदा हमेशा मेरे को जो है टीज़ करते रहते, जाओ आपके बुढ़े दोस्तां बुला रहे होंगे जाओ बोल के, कभी भी फ़ोन आया। अच्छा, कभी भी मैं जो है मेरी एज ग्रुप के लोगों के साथ कभी भी नहीं था मैं। जी। हमेशा से मेरी एज ग्रुप से बड़े लोगों के साथ ही मेरा ताल्लुक़ रहा। यूनिक क्या महसूस होता है अपने से बड़ी एज ग्रुप में रहने के बाद, जो है ना? नहीं, आपको जो मसले मसाइल, जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस आप 10 साल बाद फेस करने वाले हैं, आप उनके साथ रहे बैठे, उनके साथ कुछ शेयर करें, तो वो आइडियाज़, वो प्रॉब्लम्स भी मालूम होते, और वहीं से आपको सोल्यूशन भी मिलता। तो एक एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, 100% लाइफ एक्सपीरियंस, मार्केट एक्सपीरियंस, आपसे बड़े एज ग्रुप में रहने से। और बिजनेस के लोग हैं तो बिजनेस रिलेटेड इश्यूज ही ज़्यादा रहेंगे। अब वहाँ कोई भी, अब यूजुअली छोटे एज ग्रुप वालों से ऐसी कोई करीबी दोस्ती नहीं थी कि पर्सनल इश्यूज डिस्कस करें। तो सही बात है। मैं तो सब एज में सबसे छोटा था, तो मेरे सामने बिजनेस इश्यूज ही आते थे। अच्छा। तो बिजनेस इश्यूज, फिर उसके प्रॉब्लम्स, फिर उसके सॉल्यूशंस। तो मैं ये महसूस करा कि भाई अपने से बड़े लोगों में रहने से ये होता है कि भाई आपको आगे चल के जो मसले मसाइल आने वाले हैं वो आपको बिफोर मालूम हो जाए, और हैंड आप उसकी बिफोर हैंड अपने को इन्फॉर्मेशन पहुंच जा रही, वो एक एडवांटेज होता है। राइट। तो साइमल्टेनियसली मैं, क्योंकि उनके साथ इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया था, तो बिज़नेस के बारे में मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मालूम, नॉलेज आना शुरू हुई वहाँ से। जी। और इंटरेस्ट उसमें लेना, और इंटरेस्ट उसमें गेन हुआ। फिर वैसे ही चलते हम जो है जॉब में भी आगे बढ़ते रहे, तो साथ ही साथ
एक 2008 में रफली हमारे को एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला। तो वो सिंगल हैंडेडली करना था क्योंकि वो लोग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे जो साथ के लोग थे। तो मैं सिंगल हैंडेडली कंस्ट्रक्शन में जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2008 में, जब मैं हालांकि बैंगलोर में ही जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे रहने समय मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला, तो मैं वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद इमीडिएट जो है 2008 एंड या 9 अर्ली में जो है पूरे वर्ल्ड वाइड रेसिशन आया जी। तो वो रेसिशन में ऐसा हुआ कि बिल्कुल अब जो भी हमारा सरमाया था, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट था, सेविंग्स थे, हमारे भाई के सेविंग्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे, थोड़े रिलेटिव्स थे, हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो लोग भी इन्वेस्ट किए थे हमारे साथ। सो दिस इज समथिंग व्हेन यू स्टार्टेड योर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? एग्जैक्टली। इससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आप बॉश में काम कर रहे थे, दैट टाइम यू वर अ स्लीपिंग इन्वेस्टर इन द रियल एस्टेट, राइट? एग्जैक्टली। दो यू हैड योर एक्वेंटेंस एंड फ्रेंडशिप आपकी थी जो आपके एल्डरली लोग थे उनमें। जी हाँ। तो फिर बॉश से IBM, जी हाँ। वो कैसा सफ़र रहा फिर? अब एक्चुअली बैंगलोर से आना जाना, बैंगलोर में जॉब करना। अच्छा, आप हैदराबाद से बैंगलोर चले गया था। Right. बॉश तो बैंगलोर में थी, तो मैं हैदराबाद से बैंगलोर जब गया 2004-5 में, तब बैंगलोर से आना जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और एक्चुअली वो जॉब भी मेरे को जो है उतना सेटिस्फाइंग नहीं फील कर सेटिस्फाई नहीं था मैं वो जॉब से। दरअसल घर में तो क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील करते हैं जॉब से। तो वो एक इशू था, लेकिन मेरे वालिद साहब की तरफ से कोई ऐसा बड़ा ये नहीं था प्रेशर। लेकिन घर में बहरहाल क्योंकि जॉब इज़ अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब को तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अपन अब वो पॉइंट पे आ गए जहाँ पे असलम भाई इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज जॉब। एग्जैक्ट। और वो अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है, हाँ, वो ही इज़ डिस्टर्ब्ड कंप्लीटली। तो अब ये जो बड़ा फैसला है कि जॉब छोड़ना है जी और बिजनेस में आना है, हाँ, अभी नहीं आया था वो फैसला। अब ये चीज़ कैसे शुरू हुई? नहीं, आप ये कैसे, वो पॉइंट कब स्टार्ट हुआ, वो एंजाइटी कब स्टार्ट हो गई कि अब दो में से कोई फैसला लेना है, या तो अब जॉब पे रहना है तो बिजनेस शुरू करना है? अब हम बॉश में रहते तो मैं जो है ट्रेडिंग में ही था, तो फुल फ्लेज ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में नहीं था। तो एज ए स्लीपिंग पार्टनर, एज ए इन्वेस्टर ही काम कर रहा था जब तक बॉश में था। एक सर टाइम के बाद बॉश में आना जाना हैदराबाद में थोड़ा हमारा बढ़ रहा था प्रेजेंस ट्रेडिंग में, तो मैं बैंगलोर छोड़ा। यहाँ पे IBM में मेरे को हैदराबाद लोकेशन के लिए ऑफ़र था। अच्छा। तो फिर मैं IBM ज्वाइन किया। अच्छा। तो IBM ज्वाइन होने से मेरे को थोड़ी सहूलत ये मिल गई कि ये बॉश से आना जाने का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, और मेरा जो भी बिज़नेस सेटअप मैं करना चाह रहा था IBM में आने के बाद वो एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अब तो बिज़नेस करना ही है। कौन से ईयर में आप IBM ज्वाइन किए? 2010 में। 2009 में मैं ज्वाइन किया था IBM बैंगलोर। अच्छा। EGL एज ए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर। अच्छा, माशाल्लाह। केरला प्रोविंस। 10 में ज्वाइन किया। अच्छा। 10 में ज्वाइन किया, फिर इमीडिएटली मैं बैंगलोर में रह जब भी एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी ले लिया था यहीं पे 2008 में। तो बैंगलोर से वो प्रोजेक्ट हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, और सडनली उसके बाद इमीडिएट ग्लोबल रेसिशन भी हुआ 2009 में। तो वो प्रोजेक्ट थोड़े दिन के लिए रुक गया था। तो मीन टाइम मैं भी कोशिश करके थोड़ा बैंगलोर से इधर हैदराबाद शिफ्ट हुआ IT में, क्योंकि जो भी जॉब में ही था मैं। फिर बैंगलोर से हैदराबाद IBM में ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि ज़रा यहाँ था लोकेशन 2010 में, तो साइमल्टेनियसली वो प्रोजेक्ट के लिए कोशिशें मेरी बढ़ गई क्योंकि यहीं पे था। तो जब मैं मेरे रिश्तेदार, मेरे छोटे भाई भी जब तक US चले गए थे। अच्छा। तो उनका थोड़े इन्वेस्टमेंट, तीनों भाई हाँ, जो छोटे हैं आपसे, छोटे हैं मेरे से, तो उनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट था। फिर 2009 में ही मेरे वाली साहब का भी रिटायरमेंट हुआ था, कुछ वो रिटायरमेंट के भी फंड्स वाली साहब जो बचे थे वो दे दिए थे मैं। माशाल्लाह। तो उस तरीके से मैं एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो लिया था उसको प्रोसीड किया 2010 में। फिर अगेन वो प्रोजेक्ट जो 2008 में लिया था मैं। थोड़ा सा पॉज यहाँ पे जी। तो इतना इजीली आपके बिजनेस का जर्नी स्टार्ट हुआ? डराने वाले लोग नहीं मिले? नहीं, जो डराने वाले तो ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं छोड़ा था। जी। अभी तक क्या है, लोगों को, डराने वालों को ये नहीं मालूम था कि भाई हम बिज़नेस में फुल फ्लेज आने वाले हैं कर ऐसा पूरे। अभी इतना दोस्त है, बाप रिश्तेदारों को इतना आम नहीं हुआ था, क्योंकि छोटे लेवल पे काम कर रहे थे तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता था।
इस दरमियान में जो है हम जॉब छोड़ने का फैसला भी नहीं करे थे। जॉब भी चल रही थी तो लोग यही जानते थे कि जॉब में ही ज़्यादा फोकस है। लेकिन जब बिजनेस हमारा ग्रो होते गया थोड़ा थोड़ा, जब हम 2010 से 2011 में हमारे को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, तो 2008 का प्रोजेक्ट जो 2011 में कंप्लीट करे हम, इवन आफ्टर रेसेशन के बाद भी जो वो प्रोजेक्ट के रिटर्न्स थे हमको वो एकदम अंदर से जो है एक किस्म का एक बूस्ट मिला कि भाई आप 1 साल 2 साल में जो पैसे वहाँ नहीं कमा सकते, यहाँ पे आपको एक एज ए सैलरीड पर्सन एक प्रोजेक्ट में आपको मोर देन 10 times यू आर गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग एनी जॉब। ऑब्वियसली दैट्स द वर्क ऑफ बिजनेस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मेरे को एक क्लिक हुआ, तो फिर मैं जो है हमारे वाली साहब से भी बात किया था, ये जॉब कर रहे हैं साल भर के 15 लाख, या बिजनेस में एक प्रोजेक्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे 10 times ज़्यादा रिटर्न्स है। अच्छा, तो जो करना है करो, क्योंकि वाली साहब का ऐसा फोर्स नहीं था और सपोर्टिव मैन। वाली साहब का नाम मोहम्मद बिन सालम। मोहम्मद बिन सालम, माशाल्लाह। So father was a supportive, strong pillar for you, mashallah. जी अल्हम्दुलिल्लाह। And that was the role played by how many members in your family, like अम्मी, वाइफ, सब? नहीं, वाइफ तो मतलब न्यूट्रल थे। वालदा तो बिल्कुल अगेंस्ट थे बिजनेस के। अच्छा। तो ये क्या है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब छोड़ के एक बड़े मिस्त्री का काम करे, वैसा बोलते मेरे वालदा। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उनको ज़्यादा सिक्योर आईटी कंपनीज उससे फील हो रहा था। और ये फील करते थे कि उन लोगों को नंबर्स नहीं मालूम था ना। जी 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 जी। फॉर योर सेफ्टी, आपकी फैमिली के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए। और ये शादी होने के बाद? हाँ, शादी होने ये रिस्क ले रहे हैं आप? रिस्क ले रहे हैं जी। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, सब जगह खौफ का माहौल था कि भाई आप जॉब छोड़ रहे हैं। ओके। लेकिन फिर भी मैं वो फैसला एक 2011 के प्रोजेक्ट के बाद मैं फ़ैसला ले लिया। और वो फ़ैसला लेने में जल्दी इसलिए हुई कि सडनली उसी दरमियान मेरे वाली साहब का इंतकाल हुआ अचानक। तो मेरे पास अब दूसरा ऑप्शन उनका और मेरे किसी से पूछना नहीं था। जी। तो अब मैं बोला ठीक है, मैं अब तो छोड़ना ही है, मेरे लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैं जॉब 2013 में जो है IBM को भी रिज़ाइन किया। IBM को रिज़ाइन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली हमको प्रोजेक्ट्स मिलते गए। तो इनिशियली हम लोग कुछ फ्रेंड्स भी थे कंपनी में, कुछ हमारे छोटे भाई भी थे माशाल्लाह के, और तो उन सब को लेके हम जो है लीड करना स्टार्ट किए थे इनिशियली। तो लाइक दैट हम जो है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में आए बस। तो आप बात कर रहे थे, आप रिसेशन में आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, राइट? जी हाँ। तो हर एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी में स्पेशली स्टार्टिंग के ही टाइम में एक ऐसा टाइम भी होता है जब चैलेंजेस और हर्डल्स बहुत बड़े आ जाते हैं। ऐसे कुछ चैलेंजेस और हर्डल्स जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको यानी अच्छा सबक दिया हो? ये अब चैलेंजेस तो देखिए, रेसेशन इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए था वो, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं था। जी जी। पूरी दुनिया के लिए रेसेशन था, पूरी दुनिया उसमें परेशान हुई। वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद थे, तो मेरे वालिद साहब का एक स्टेटमेंट मेरे को हमेशा याद रहता, कोई भी हेल्दी बिजनेस के लिए इनिशियली आपको जो भी हर्डल्स आते हैं वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देते। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो वो स्टेटमेंट ऑलवेज मेरे जहन में था। तो और दूसरी बात, जैसा कि हर्डल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ से मैं ये समझ में एक बात कि भाई आप जो भी प्रॉब्लम को फेस करेंगे वो आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी होती। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज़ अपॉर्चुनिटी। सही बात, वेरी गुड। प्रॉब्लम तो ऑलवेज आपको, कोई भी हर बिजनेस में आएंगे प्रॉब्लम्स, और जो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो उतनी अपॉर्चुनिटी पाएगा, और उसका सॉल्यूशन ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब जो भी कोई बड़ा आदमी बनना चाह रहा है उसको बड़े प्रॉब्लम के लिए तैयार प्रॉब्लम्स के लिए तैयार होना ज़रूरी है। जी जी। आप जब तक बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे आप बड़े नहीं बन सकते। राइट। कोई भी बिजनेस में, ये तो एक जनरल, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेंगे, आप अगर एक छोटा बिजनेस करेंगे, एक छोटी बिल्डिंग बनाएंगे तो छोटे इश्यूज रहेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरीके से आप एक गेटेड कम्युनिटी, एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास, मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे, मल्टीपल हर्डल्स आएंगे। जब आप वो हर्डल्स को सॉल्व करेंगे वही आपको अपॉर्चुनिटी सक्सेस होंगी। राइट।
अब जब तक आप बड़े मसले को हल नहीं करेंगे आप बड़ा काम नहीं कर सकते। सही बात। तो मसले तो आपके साथ रहेंगे कारोबार में, पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हर जगह आपको प्रॉब्लम्स, तो वो जितने बड़े आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आपको उतने बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। तो असलम भाई, स्टार्टिंग का जो फेज था एज एन एंटरप्रेन्योर, जब आप अपनी जॉब छोड़कर आप बिजनेस स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग के कुछ ऐसे चैलेंजेस जो रियली बहुत डिफिकल्ट फील हुए? देखिए, जॉब छोड़ने से थोड़े दिन पहले की बात है, जब हम जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टर से हम प्रोजेक्ट भी एक टेकअप कर लिए थे। जॉइंट डेवलपमेंट, किसी की लैंड हमने जॉइंट डेवलपमेंट पे लिया था जी। अब उनका नाम तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ मैं जी। तो वो प्रोजेक्ट लेने के बाद उसके साथ साथ हम कुछ लैंड्स भी परचेस करे थे। ओके। अब उसके इमीडिएट बाद वो प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे था, तो ये जैसा कि ग्लोबल रिसेशन जो हिट हुआ 2009 में, जी जी। वो दरमियान में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे। इससे पहले तो हम एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे थे, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग में एज ए पार्ट था, एज ए इन्वेस्टर का पार्ट था। राइट। उसके बाद हम जब अपना ओन प्रोजेक्ट लिए, स्टार्ट किए, उसके परमिशंस वगैरह आए, इमीडिएटली 2009 में जो है ग्लोबल रिसेशन हिट करा। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि एक तो प्रोजेक्ट को चलाना है, फिर किसी और की ज़मीन हम डेवलपमेंट पे लिए थे, तो वो लैंडलॉर्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो कोऑपरेटिव नहीं थे, क्योंकि उनको टाइम से मतलब था कि भाई आप बोले थे 1.5-2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता। अब ये 2008 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर हम जो ज़मीन हमारे पास रखी हुई थी, वो भी ज़मीन जो परचेज़ करे थे उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, ये रिसेशन आया। तो वहाँ पे भी हमने थोड़ा टाइम बाई किया उनसे, जो लैंडलॉर्ड थे। बाद में उनको भी बहुत तकलीफ़ों से पैसे जमा करके हम उनको पूरा पैसे दिए। जब हम रजिस्ट्रेशन करने रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी वो प्लॉट्स की, तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वो लैंड की जो वैल्यू थी वो 50% गिर चुकी थी। अल्लाह अकबर। तो सीधा परचेज नहीं, आपको लॉस हो गया। में बिफोर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस हम परचेज में हमारे को 50% का लॉस हुआ। तो जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री करा के आए, उस दिन तो मेरे आँखों से आंसू निकल गए कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी वैल्यू जो है हम परचेज़ करें सो वैल्यू से 50% लेस है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पे बहुत सख्त आजमाइश थी, समझिए कि आप एक काम करने जा रहे हैं और वो काम की वैल्यू आप 100 रुपये दिए हैं और मार्केट वैल्यू उसकी 50 रुपये हो गई। अब आपको उस पर काम करके प्रॉफिट मेक करना है, प्रॉफिट बनाना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जी। तो अब ये चैलेंज को फेस तो करना ही था, दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तकलीफ तो बहुत हुई, जैसा मैं बताया कि मैं रजिस्ट्री ऑफिस से रोते हुए निकला जी। क्योंकि जब वैल्यू थी उसकी 50% हो गई जी। तो, और वो भी आपका इनिशियल डेज का प्रोजेक्ट है, इनिशियल परचेजिंग है आपकी लैंड की। तो ये बहुत बड़ा समझिए कि तकलीफदाय मरहला था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन वो टाइम पे 12 हमारे वालिद साहब की एक बात मैं जैसा बोला इससे पहले भी कि भाई कोई भी हेल्दी बिजनेस के लिए इनिशियल चैलेंजेस, इनिशियल प्रॉब्लम्स, इनिशियल हर्डल्स एक हेल्दी बिजनेस की निशानी है। ट्रेन करने के लिए तो वो आपको यहाँ पे इस्तिकामत के साथ आपको ठहरना है और ये चैलेंजेस को फेस करना है। इसके बाद ही इंशाल्लाह आपको जो है सक्सेस मिलेगा। और वैसे ही तो वैसे ही हुआ उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बात पे हम टिके रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2009-10 में ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हम वो 2013 तक ये इशू था। जब हम 2011 में कुछ प्रोजेक्ट्स लिए, कुछ 2013 में कुछ प्रोजेक्ट्स लिए, जब तक भी हम वो प्रोजेक्ट के लास्ट को फुलफिल नहीं कर सके। तो वो जो उसका जो प्रॉब्लम था या उसके जो बैक्स थे या बैकलॉग्स जो भी बाकी था, वो कैरी करना पड़ा आपको काफ़ी लंबे समय तक। तो उस वक्त में बिजनेस में एस्टेब्लिश होने के लिए जब आप इतने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो आपको यकीन था कि ये मार्केट में सरवाइव हो जाएंगे और आगे इट विल बी सक्सेसफुल? अब यकीन तो वो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, यकीन तो करना ही था। अच्छा, तो कैसे जला कर ही आप उतरे थे मतलब मैदान में जब उतर गए, एक तो मैं उधर जॉब छोड़ दिया था, जी जी जी। दूसरी तरफ बिजनेस में इंटर होते बड़ा लॉस हो गया और की जो परचेजिंग का 50% मार्केट वैल्यू हो गया। तो आपको दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, आपको तो काम करना है, अब इसी में से निकालना है और जहाँ पे खोए वहीं पर ढूंढ के निकालना है, कहीं और तो नहीं जा सकते। अब हमारे पास जो भी हमारे पास सरमाया था, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे, वो वही थे।
वो 2-3 प्रोजेक्ट्स में से ही हमको प्रॉफिट बनाना था। फिर इसमें से जो पैसा आएगा उससे हम जब भी प्लान करें कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेंगे, तो ये 6 साल कम तकरीबन 6 साल, हाँ 8 to 13 8 to 13 जो है बहुत मतलब चैलेंजिंग पीरियड ऑफ लाइफ। पीरियड था, ओके बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और रिसेशन के लॉसेस को कवर करना था। उसके बाद मार्केट में स्लोली हम एंटर कर रहे थे। उसके इमीडिएट बाद हमको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले 2013 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारा 1-2 प्रोजेक्ट में ही वो जो भी नुकसान था वो कवर अप हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2013 से जो है एक एंड से 2013 के एंड में समझिए कि हम अच्छे प्रॉफिट्स बना सके। अच्छा हाँ, तो वो जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नज़र में जो मैं फेस करा बिज़नेस में, वो वही था कि भाई आप एक जॉब छोड़ के बिज़नेस में आ रहे हैं और बिज़नेस में आते ही जो है आपकी परचेजिंग वैल्यू से आपकी मार्केट वैल्यू 50% हो जा रही है। वो चैलेंज को फेस करके उसको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करके नेवर गिव अप वाली जो बात है वो जहन में थी कि आप गिव अप करना नहीं है, इसी में काम करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बेसिक जो चीज़ आपने पकड़ी वो यही थी। तो मैंने भी अब तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस में देखा हुआ है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ सक्सेसफुल पर्सन हु डिडंट हैव अ हार्डशिप और नो बिग चैलेंजेस। तो वही है, जितने बड़े चैलेंजेस रहेंगे उसके बाद ही वो स्टैब्लिश हो पाएंगे। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। थैंक यू। तो असलम भाई, हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट, इसका स्कोप क्या है? हाउ डू यू डिफाइन हैदराबाद का जो ग्रोथ है, रियल एस्टेट का जो मार्केट है, ये कैसे जो है बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? रियल एस्टेट की मार्केट को डिफाइन करने से पहले अब हैदराबाद के बारे में सारी दुनिया ये समझती है कि हैदराबाद एक आईटी हब है, समझती है। पूरी सारी दुनिया ये समझती है कि हैदराबाद एक आईटी सेंटर है, आईटी हब है। मेरे पास कुछ डेटा है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि हैदराबाद जो है ये खाली आईटी सेक्टर में ग्रो नहीं हो रहा, बल्कि मैं बोल सकता हूँ कि आईटी इज कंपाउंडिंग बोल सकता हूँ हैदराबाद में। उसके साथ देखिए हैदराबाद 4th लार्जेस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन द वर्ल्ड है और हैदराबाद कई बड़े कंपनियों के लिए होम है। यूएस के बाद अगर बड़े कंपनियों के सेंटर्स अगर है तो वो हैदराबाद में है, जैसे कि अमेज़न है जी, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, मेटा है, लाइक दैट मेनी मोर कंपनीज के बड़े बड़े कैंपसेस आउट ऑफ यूएस कहीं है तो वो हैदराबाद में है। पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। ओके, मतलब ये तो डेटा है, मैं भी इसको आपके सामने रख के ही बोल रहा हूँ जी। तो इस तरीके से हैदराबाद आईटी सेक्टर में भी ग्रो हो रहा, हैदराबाद फार्मास्यूटिकल्स में भी ग्रो हो रहा, साथ ही साथ हैदराबाद अब ये सब लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट भी डेवलप होगा, राइट? जी, हैदराबाद रियल एस्टेट में डेवलप होने की सबसे मेजर वजह आईटी और फार्मास्यूटिकल्स। अब इन सब के लिए तो घर की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स आर डेवलपिंग। जी रियल एस्टेट को डेवलप होना ही है। जी, तो उस तरीके से हैदराबाद अब पूरी हिंदुस्तान का समझिए कि एक मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट इन द कंट्री है, जी, जहाँ पे आपको एफोर्डेबल हाउसिंग है, जी, एफोर्डेबल लैंड प्राइसेस है, जी, एफोर्डेबल लिविंग कास्ट है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे मेट्रो सिटीज़ को कि हैदराबाद किस तरीके से डेवलप हो रहा है। जी। अब इसमें गवर्नमेंट चेंज होने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो हैदराबाद का वेस्ट तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है। अब ये नई गवर्नमेंट जो है हैदराबाद साउथ को डेवलप करने के लिए ज़्यादा कीन है, क्योंकि साउथ में गवर्नमेंट लैंड ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट चाह रही कि अब साउथ साइड ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हो और इनिशिएटिव भी वो लोग ले चुके हैं। 4th सिटी करके इधर साउथ में डेवलप कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट कैंपसेस, न्यू हाई कोर्ट कैंपसेस डेवलप कर रहे हैं और साउथ में जो है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी है। आउटर रिंग रोड तो ऑलरेडी है, तो अब ये लोग रीजनल रिंग रोड डेवलप कर रहे हैं। ये सारी कनेक्टिविटी साउथ साइड से आसान है आपको। तो अब ये गवर्नमेंट का जो प्लान है कि वेस्ट और ईस्ट तो ऑलरेडी ज़्यादा सैचुरेटेड पॉइंट है डेवलपमेंट का, तो ये लोग ज़्यादा फोकस जो है साउथ की तरफ कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हुआ, उसमें जो है हैदराबाद को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला 1.8 लाख करोड़। अच्छा, माशाल्लाह। पूरी
हिंदुस्तान के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कोई स्टेट को मिला तो वो है तेलंगाना, हैदराबाद, जिसको 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट मिला। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट मिला वो महाराष्ट्र को 1/4 ऑफ 1.8 लाख करोड़, Almost like almost 1/4 25% of what what is we have received. 1.8 लाख करोड़ हैदराबाद को इन्वेस्टमेंट आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की डेटा है ये। That's amazing. Amazing report. यस, जी तो इस तरीके से जो हैदराबाद की ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप, तो ये हैदराबाद पूरा मल्टीपल डायरेक्शंस में ग्रोथ हुआ। आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब का जो है बाई प्रोडक्ट जो है वो रियल एस्टेट है। real estate. So it's like a second phase of every industry. एवरी सेक्टर Right. इंडस्ट्री का आपको बाई प्रोडक्ट रियल एस्टेट है। Right. तो हर जो भी वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, हर एक को घर चाहिए रहने के लिए, Right. और हर एक समझते हैं कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लैंड्स में करना है या फ्लैट में करना है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, तो उसके अतराफ की उसके जो तरफ का जमीन डेवलपमेंट, ज़मीन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट राइट तो उस तरीके से गवर्नमेंट भी उसमें ज़्यादा फोकस कर रही है। जब लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड होती है, राइट तो गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। Right. तो इस तरीके से अब जो, क्योंकि बाई प्रोडक्ट रियल स्टेट है, तमाम इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे, तो ऑटोमेटिकली हर इंडस्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट रियल स्टेट है वो रियल स्टेट भी डेवलप होगा। बिल्कुल तो यहाँ पे समझने वाली बात है। इसके बावजूद भी, इतने डेवलपमेंट के बावजूद भी, जी आप अगर कंपेयर करें दूसरे मेट्रोस हिंदुस्तान में, जी उन सब से हैदराबाद बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। बहुत ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड रहने के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बावजूद, हर फील्ड में हैदराबाद एफोर्डेबल है। जी तो वो हैदराबाद की समझिए कि एक कैचिंग पॉइंट है कि जी। वाई पीपल हैव टू कम टू हैदराबाद फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए माइग्रेशन हम सब Migration सिटीज से ज़्यादा देख रहे हैं, सब स्टेट से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। जी और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे लैंड अवेलेबल है। जी अब ऐसा नहीं है कि भाई आप दूसरे मेट्रोस में गए तो लैंड का इशू है, या गवर्नमेंट के पास लैंड्स नहीं है प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, जी या पब्लिक प्रॉपर्टीज भी कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी भी जो है लैंड पार्सल ज़्यादा बड़ा है। आपको जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इज़ रेडी टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके साथ साथ यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है लोगों को डेवलप करने के लिए। तो ये दूसरे जितने इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, उनका बाई प्रोडक्ट रियल एस्टेट रहने की वजह से ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो सबसे ज़्यादा कैचिंग है। आपको कोई भी मेट्रो सिटी में अच्छे लोकेशंस पे भी आपको यहाँ पे हैदराबाद में 6-6.5 हज़ार रुपये में जो है आपको अपार्टमेंट मिल जाता पर स्क्वायर फीट, लग्जरी अपार्टमेंट। जी तो ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है। राइट राइट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑल द एनआरआईज, उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाउ द सिटी इज ग्रोइंग, आप लैंड की कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो सिटी के डेवलपमेंट प्लान्स एज यू गिव द रिपोर्ट, जो वो इतने इंटरेस्टिंग है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इतना बजट मिला हुआ है, तो दैट इंडिकेट्स कि यहाँ की ग्रोथ कहाँ जाने वाली है। जी, सो आई होप दैट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर आवर ऑडियंस। तो देखिए, नज़र बनाए रखिए रियल एस्टेट के बिजनेस पे, और ये सारे जो भी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, यू कैन गो एंड क्रॉस चेक ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एंड वी आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग यू विद द फ्यू डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड। श्योर, आई विल गिव इट टू यू। थैंक यू मिस्टर असलम। तो इस तरीके से जो है दिस शो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम असलम भाई से पूछते हैं कि असलम भाई, what would be the 3 best advices you will give to those who want to come into this market, जो रियल स्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? देखिए, रियल एस्टेट नहीं बल्कि कोई भी बिजनेस में आपको अगर अपना जैसा कि सिक्का मनवाना है, अपना प्रोजेक्ट कुछ भी करना है आपको, तो बेसिकली मैं जो समझता हूँ वो 3 चीज़ें हैं। वो पहली चीज़ है कि आपको सूरज से पहले जागना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपको हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। ओके, तीसरी चीज़ है कि आपको क्वालिटी फॉर द वैल्यू। ओके, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो क्वालिटी रहना चाहिए, उसमें वो क्वालिटी भी कंसिस्टेंटली रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट बना रहे, कहीं पे आप अच्छा क्वालिटी दिए, कहीं पे आप थोड़ा बहुत
प्लस माइनस करे, ये काम आपको जो है लॉन्ग रन में हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो क्वालिटी जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट आपके लिए फर्स्ट बात मैं बताया कि सूरज से पहले जाग। हाँ, आपको जागना भी है, हार्ड वर्क भी करना है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंटली आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, और हर पहलू पे, हर प्रोसेस में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने स्टेप्स रहते हैं वो पूरे प्रोसेस में आपको क्वालिटी चेक करना है। जब ही आप जो है एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही है, जो भी स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं तो वो ये 3 चीज़ों को फॉलो करें इंशाल्लाह, उसके बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। और वो कौन सी 2 या 3 ऐसे आप एडवाइजेस देंगे जिन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ब्लंडर मिस्टेक्स? क्योंकि अक्सर लोग बिजनेस में आते भी बड़े फास्ट हैं, फिर जाते भी बड़े फास्ट हैं, और ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं हो पाते बहुत सारे लोग। अब उसका सिंपल है, जो लोग ये नहीं करते हैं वो लोग वापस चले जाते हैं। जी। तो ये इतना कोर जो है इसको पकड़ के चलना और है, समझिए कि आपको जो है ना बिजनेस में हर्डल्स का आप छोड़ के चले गए तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको तो जो है कंसिस्टेंटली एक बात को जहन में रखना है कि जिस तरीके से आप क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वहीं पे आप नेवर गिव अप वाली जो चीज़ है, आपको गिव अप नहीं करना है टिल यू अचीव योर गोल। जी। आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें आप इतनी मेहनत करिए, जो भी आपको इश्यूज, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आते हैं उसको आप कंसिस्टेंटली एड्रेस करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उसके बाद जो आपको चीज़ मालूम होती है कि वो सक्सेस है, देन यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। असलम भाई, अब आपने सिटी में जो डेवलपमेंट्स है वो भी बताए, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम, हाउ इज इट ग्रोइंग सो रैपिडली एंड हाउ हैदराबाद इज बिकमिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑल दी NRIs एंड ऑल दी बायर्स, वो बताया आपने कि मार्केट कैसे डेवलप हो रही है। जी। बट फॉर सरप्राइज वी हैव द फियर ऑफ हाइड्रा, है ना? तो हाइड्रा इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कंसर्न फॉर ऑल द बायर्स कि अब सब डरे हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे। ऐसा भी मार्केट महसूस होती है कि बायर्स आर फियर्ड विथ हाइड्रा। गवर्नमेंट जो हाइड्रा इंस्टीट्यूट को लॉन्च करी है वो तो कस्टमर्स के फ़ायदे के लिए है, वो कोई कस्टमर को डराने के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही हो। अच्छा। वो गवर्नमेंट तो ये कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए, कस्टमर को गलत चीज़ों से रोकने के लिए, और बिल्डर्स को जो है गवर्नमेंट लैंड्स पे या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे या कोई नाला, कोई वाटर बॉडीज़, वो लैंड्स पे अगर कोई डेवलप कर रहे हैं तो उससे रोकने के लिए लाई। इसमें तो कस्टमर्स के लिए तो फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अच्छा, क्वालिटी की तो बात हाइड्रा से रिलेटेड नहीं है बेसिकली। अच्छा, हाइड्रा टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट लैंड एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट, टू सेफगार्ड द कस्टमर्स। ओके। हाइड्रा इज फॉर दैट ओनली। हाइड्रा कोई डराने की, हाइड्रा क्लेरिफाइज और फिल्टर्स द लीगैलिटीज ऑफ द लैंड, ये बोल लीगैलिटीज भी नहीं। हाइड्रा इज नॉट ए बॉडी टू लीगलाइज योर लैंड। हाइड्रा क्या कर रही है, गवर्नमेंट के लैंड्स को रोकने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, गवर्नमेंट के पार्क्स है, गवर्नमेंट लैंड्स है, वाटर बॉडीज है, इन सब को सेफ गार्ड करना है और कस्टमर को उन गलत प्रोडक्ट से रोकने के लिए है। अच्छा। कस्टमर को डराने के लिए नहीं है, कस्टमर को सेफ गार्ड करने के लिए हाइड्रा काम कर रहा। ओके। तो हाइड्रा कोई डरने या डराने वाली चीज नहीं है। हाइड्रा तो आपको गाइड कर रही है कि भाई आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। So it's a good thing for customer. Obviously 100% it's a very good thing for the customers. Okay. तो बेसिकली हम हाइड्रा की जब बात कर रहे हैं तो कस्टमर्स को हाइड्रा से डरने वाली बात नहीं है। हाइड्रा टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द गवर्नमेंट लैंड्स, वाटर बॉडीज एज वेल एज पार्क्स एंड रोड्स। ये लैंड ग्रैबर्स को इनसे रोकने के लिए हाइड्रा है, और कस्टमर्स को हाइड्रा ये चीज सहूलत पहुंचा रहा कि भाई आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। So Hydra is in good interest of customers, कस्टमर investors. ऑब्वियसली। What about RERA? रेरा, अब ये रेरा एक अलग चीज़ है, हाइड्रा एक अलग चीज़ है। रेरा आने से पहले आपको जो है, रेरा तो बेसिकली रेरा उन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसा कि आपको रेरा का एक्टिविटी, आपका सवाल क्या, रेरा व्हाट इज रेरा पूछ रहे हैं। Like how RERA is, ये जी, how is RERA, क्या कहेंगे आप, प्रोजेक्ट्स कई सारे हैं। देखिए आपको रेरा अप्रूवल होना चाहिए, बायर्स भी ये सारी चीज़ें देखते हैं, है ना, कि प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है, अपार्टमेंट है,
फ्लैट्स है, कमर्शियल्स हैं, जो भी है वो रेरा अप्रूव भी होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, है ना? 100% होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि कैसे बायर उस चीज़ को देखें कि रेरा अप्रूवल में क्या चीज़ें देखें बायर? आई वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी, व्हाट शुड आई चेक इन? एक प्रॉपर्टी डेवलप करने से पहले, रेरा का अप्रूवल लेने से पहले उसको बहुत सारे दूसरे अप्रूवल्स लेना पड़ता है। अच्छा। रेरा तो फाइनल अथॉरिटी है। रेरा की क्या ड्यूटी रहती है वो बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के अंदर रेरा अप्रूवल से पहले उसको जो है जीएचएमसी अप्रूव होना ज़रूरी है। अगर वो जीएचएमसी जुरिडिक्शन में है तो, अगर वो एचएमडीए के जुरिडिक्शन में है तो एचएमडीए अप्रूवल होना ज़रूरी है। ओके। वो एचएमडीए और रेरा जीएचएमसी अप्रूवल से पहले उसको एक सर्टेन एनओसीज ऑब्टेन करना पड़ता। ओके। जैसा ये कलेक्टर एनओसी है, इरिगेशन एनओसी है, एयरपोर्ट एनओसी है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, फायर एनओसी है। इन सारे एनओसीज के बाद आपको लोकल बॉडी में परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब हैदराबाद के लिए जीएचएमसी है, हैदराबाद के सराउंडिंग्स के लिए जो है एचएमडीए है। तो जब आप एचएमडीए या जीएचएमसी अप्रूव कर लेते अपने प्रोजेक्ट को, उसके बाद आपको रेरा के पास जाना है। ये सारे अप्रूवल्स ले लेके रेरा के पास जाना है। ओके। तो रेरा क्या देखता, आपको रेरा क्या करता, बेसिकली रेरा का सबसे बड़ा काम ये है कि यूजुअली प्रोजेक्ट्स आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले प्रोजेक्ट्स डिले ज़्यादा होते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, बिल्डर क्या करता, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता, राइट। उसके जो भी कस्टमर से रिसीव्स होते, जो भी अमाउंट रिसीव, जो भी कस्टमर से अमाउंट रिसीव होता, वो फंड्स पूरे ये लोग क्या करते, बिल्डर्स डाइवर्सिफाई करते दूसरे प्रोजेक्ट्स में। तो ये प्रोजेक्ट डिले होता। तो रेरा इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि रेरा एक एस्क्रो अकाउंट खोलना है आपको प्रोजेक्ट का। हर प्रोजेक्ट के लिए एक एस्क्रो अकाउंट होना है, ओके। और एक कलेक्शन अकाउंट होना है, और एक एक्सपेंडिचर अकाउंट होना है। ओके। तो और रेरा ये मॉनिटर करता, हर 3 महीने में आपके प्रोजेक्ट की ऑडिट होती। एवरी क्वार्टरली यू हैव टू सबमिट एवरी रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट टू रेरा। अच्छा। जो भी पैसे आपके कस्टमर से रिसीव होते हैं वो आपके रेरा कलेक्शन अकाउंट में आते, वहां से एस्क्रो अकाउंट में जाते, उसके बाद आपकी जो है एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते, वहां से आपको रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली। तो मूवमेंट ऑफ फंड विद अदर स्टफ इम्पॉसिबल। ओके। आप वो तो प्रोहिबिटेड है रेरा। दैट गारंटीज अ सेफ एंड टाइमली डिलीवरी टू द कस्टमर्स। अच्छा। असल मेजर वजह जो थी उस पे वो लोग चेक लगाए। तो रेरा अथॉरिटी एक बार रेरा अप्रूवल लेके छोड़ नहीं देती आपको। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए तक, आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए तक, रेरा के पास आपको एवरी क्वार्टरली ऑडिट सबमिट करना है। अगर उसमें कुछ भी आप उनके जो नॉर्म्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो लोग ह्यूज पेनल्टीज डालते हैं आपको। और क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी क्लियरेंस को भी डिफिकल्टी होती है, आपको पेनल्टीज बहुत सारे डालते हो, वो पेनल्टीज भरे बगैर आप प्रोसीड नहीं हो सकते प्रोजेक्ट के लिए। तो ये कस्टमर्स को सेफगार्ड करने के लिए, कस्टमर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए रेरा इज मॉनिटरिंग एवरी प्रोजेक्ट। अच्छा। और रेरा में आपको हेल्प डेस्क भी है, कंप्लेंट डेस्क भी है। अगर कोई कस्टमर चाहता, देखना चाह रहा कि भाई इसके ये प्रोजेक्ट के क्या है, वो लोग आपको बताएंगे। इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है इन्फॉर्मेशन। या कोई प्रोजेक्ट या कोई बिल्डर के बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करे हैं जो एकदम आपके लिए इंटरेस्ट को सेव नहीं कर रही है, कंसर्निंग है, तो वो आप जाके रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली रेरा इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। अमेजिंग, बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन गुड और मैं प्रॉपर्टीज। तो यही खास तौर पे हमारी कम्युनिटी के लोगों को, जी। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब परचेस करते हैं, तो ये आप अपनी ड्यूटी समझिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है देखिए। बगैर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना इज 100% रिस्की। सही है। तो मेरा तो यही मतलब आपके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ मैं, राइट, कि एनी बायर और इन्वेस्टर, ये मैंडेटरी है कि वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है देखिए, ज़रूर देखिए। जी। आपके काफ़ी सारे आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो मार्केट में हैं, इस वक्त में चल रहे हैं। स्पेशली मैंने भी एक प्रोजेक्ट पे आपके विजिट की है, सीरिन विस्टा। जी। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा कुछ बताइए कि हाउ डिड दिस हैपन, कि ये कहाँ से इनिशिएट हुआ, कैसे आपका आइडिया था कि इसको स्टार्ट करना है? जी। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिकली स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स बनाते थे। तो ये जो सीरिन विस्टास की लैंड है, मैं
2019 में ख़रीदे थे हम लोग। 2019 में ख़रीदे तो ये आइडिया यहाँ से आया कि भाई अब अपनी कम्युनिटी में अक्सर जो है स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स है, जितने भी बिल्डर्स काम करते हैं वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में काम करते हैं। गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट हमारी कम्युनिटी में नहीं था, तो वो एक गैप हमारे को महसूस हुआ। और लॉन्ग रन में लोग चाह रहे हैं कि भाई गेटेड कम्युनिटी में रहना है, तो हमारी कम्युनिटी में इसकी एक कमी थी। तो हम वो सोच के 2019 में एक लैंड पार्सल परचेस करे थे, जो अब सेरेन विस्टास के नाम से मैं डेवलप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा मकसद यही था कि एक अच्छे प्रीमियर लोकेशन पे, ये प्रीमियम लोकेशन पे एक गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाना है, वो भी अपनी कम्युनिटी ओरिएंटेड बनाना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के अतराफ में इंडिया के सारे टॉप बिल्डर्स है। तो असलम भाई, साउथ का जो मार्केट है हैदराबाद का, यहाँ पे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। तो साउथ के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का ऑलरेडी प्लान है, वो लोग ऑलरेडी डिक्लेयर भी करे हैं कि हैदराबाद साउथ में जो है 4th सिटी डेवलप कर रहे हैं। जैसा इससे पहले वेस्ट में रिंग रोड डेवलप करने से वो एरिया काफ़ी डेवलप हो गया, अब उसका डेवलपमेंट एक सैचुरेशन पे चला गया। अब उधर ज़्यादा गवर्नमेंट लैंड्स भी नहीं है, तो अब गवर्नमेंट साउथ की तरफ फोकस कर रही है। ऑलरेडी 4th सिटी, स्मार्ट सिटी और फार्मा सिटी, सारे न्यू सिटीज़ जो भी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है वो हैदराबाद साउथ की तरफ कर रही है। ओह अच्छा। तो साउथ का डेवलपमेंट वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ओके। और इधर रिसेंटली हाई कोर्ट का भी जो कैंपस है वो भी साउथ में ही लॉन्च कर रही गवर्नमेंट, ऑलरेडी उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। और कनेक्टिविटी के लिए ये लोग RRR रिंग रोड भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा। ये साउथ से लेके पूरा त्राफ के एक 8-10 डिस्ट्रिक्टों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही, न्यू सिटी डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रही। फार्मा सिटी भी साउथ में है, 4th सिटी भी साउथ में है, फ्यूचर सिटी भी साउथ में है। तो गवर्नमेंट की मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है साउथ में आ रहे हैं। मैं आपका प्रोजेक्ट पे भी मैं रिसेंटली विजिट किया हूँ, सेरेन विस्टा। जी, आपका प्रोजेक्ट भी साउथ में है? जी हाँ, जी, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। जी हाँ। थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, लीगलिटीज, अप्रूवल्स, लाइक व्हाट आर यू ऑफरिंग इन दैट प्रोजेक्ट? कि हमारा प्रोजेक्ट सेरेन विस्टास भी हैदराबाद साउथ में ही है। और अगर ये प्रोजेक्ट की आप लीगलिटी की बात करें तो ये पहले तो इसकी टाइटल डीड्स होती हैं लैंड के रिलेटेड। हमारे पास मोर देन 60 इयर्स का पूरा लैंड रिकॉर्ड्स है, सारा रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ ये GHMC रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अच्छा। हाँ, तो GHMC रेरा अप्रूव्ड है, तो GHMC अप्रूवल से पहले इसके कुछ रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के NOCs होना रहता है। वो सारे NOCs है हमारे पास, जैसा कि एयरपोर्ट NOC है, इरिगेशन का NOC है, कलेक्टर NOC है, फायर NOC है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है। ये सारे NOCs के बाद GHMC हमारे को प्रोजेक्ट का प्लान अप्रूव करती है। ओके। तो GHMC का प्लान अप्रूव्ड है। ये सारे प्लान्स अप्रूव होने के बाद हम लोग रेरा अप्रूवल लेते हैं। ये प्रोसेस है, इसका अप्रूवल्स का प्रोसेस है लीगलिटी का। तो GHMC अप्रूवल देने से पहले सारी टाइटल डीड्स देखती है, प्राइमा फेसी ऑफ टाइटल वो लोग पूरा स्क्रूटनी करते हैं। GHMC के पास लीगल डिपार्टमेंट होता है, वो लीगल डिपार्टमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करता है। वो डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होने के बाद, ये सारे NOCs आने के बाद आपका सैंक्शन, ये आपका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होता है। ओके। वो बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होने के बाद आपको प्रोसीडिंग्स आती और अप्रूवल आता। ओके। GHMC का। ओके। GHMC अप्रूवल लेने के बाद आपको जो है रेरा अप्रूव कराना है। अच्छा। तो हाउ बिग इज योर प्रोजेक्ट? कितने फ्लैट्स हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट जो है हमारा 3 एकड़ पे प्रोजेक्ट है। ओके। जिसमें हम अराउंड 8.5 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ओके। और इसमें 280 अपार्टमेंट्स है। 280 अपार्टमेंट्स है, ऑल 3 and 4 BHK। ओके। और इसमें जो है 2 टावर्स है रेसिडेंशियल, एक सेपरेट क्लब हाउस है फॉर एमिनिटीज। ओके। तो ये जो रेसिडेंशियल टावर्स है वो 10 फ्लोर्स के हैं, जिसमें सेपरेट 3 फ्लोर्स पार्किंग है, 10 फ्लोर्स रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। और क्लब हाउस की सेपरेट बिल्डिंग है, वो 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जिसमें हम सारे एमिनिटीज उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। So like 5 floor for amenities? Amenities separate 5 floors. What things are included in your amenities? क्या ऑफर कर रहे हैं आप? अब क्लब हाउस की एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें
तो उसमें जो है बैंक्वेट हॉल है, गेस्ट रूम्स है, जिम है, उसमें चिल्ड्रंस के इंडोर गेम्स है, लाइब्रेरी है, कॉफ़ी शॉप है, सुपरमार्केट है, स्पा है, ओके और इन्फिनिटी पूल है, जिम है। ओके इसके साथ साथ अगर आउटडोर एम्यूनिटीज़, क्लब हाउस के बाहर की एम्यूनिटीज़ अगर आप देखें तो बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट का नेट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और आपको जॉगिंग ट्रैक है। ओके और आपको लैंडस्केप चिल्ड्रंस पार्क है, गार्डन है, ओके और आपको वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है। और स्पेशली आजकल जो गेटेड कम्युनिटीज़ में इश्यूज़ है, अगर किसी का इंतकाल होता है हॉरिबल यार, उस टाइम तो बहुत प्रॉब्लम होती है फ्लैट्स बहुत में, ज़्यादा फ्लैट्स में जी। प्रॉब्लम होती है, लिफ्ट तो में ऊपर ला नहीं सकते हैं, फैमिलीज भी परेशान हैं। बहुत ज़्यादा इशू आजकल जो है अपार्टमेंट की लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो हम उसके लिए जो है हमारे पास एक सर्विस लिफ्ट है बड़ी, अच्छा और जिसमें स्ट्रेचर पूरा आता है। ओके तो आप जो है जनाजे को ऊपर नीचे ले जाने में आपको तकलीफ नहीं होती है। अच्छा उसके साथ साथ हमारे पास सेपरेट जो है जनाजे का गुस्ल खाना भी है। अच्छा हाँ, हम Like community service. कम्युनिटी सर्विस समझिए ये। ओके क्योंकि एक अपार्टमेंट में 280 फैमिलीज रहते हैं, राइट राइट तो बर्थ एंड डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी सहूलत का भी इंतज़ाम किया गया है। बहुत अच्छा। उसकी सहूलत का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से First time that I'm having this information. जी हाँ, अभी मेजर बड़े से बड़े अपार्टमेंट में इसकी तकलीफ है, जी तो उसको नज़र में रखते हुए ये किया गया। इसके साथ साथ हमारे पास सेंट्रलाइज गैस कनेक्शंस है, ओके तो आपको कोई सिलेंडर 10-12 फ्लोर पे लेके जाने की तकलीफ नहीं है। अरे वाह आपको सेंट्रलाइज गैस मिलेंगी, ओके और आपको पीने के पानी के लिए आपके पास हम जो है Bottles और- आर ओ प्लांट्स लगा रहे हैं। दोनों टावर्स के लिए सेपरेट आर ओ प्लांट्स है हमारे पास, तो पीने के पानी की भी तकलीफ ख़त्म होगी आपकी। वाटर सॉफ्टनर्स है आपके पास, अच्छा माशाल्लाह और यहाँ पे जो है 24/7 आपको जो है जनरेटर बैकअप रहेगा आपके फ्लैट्स के लिए। माशाल्लाह तो कोई लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, और हर फ्लैट जो है सिक्योरिटी से कनेक्टेड रहेगा इंटरकॉम से, अच्छा तो सिक्योरिटी भी है। भाई और इसके साथ साथ विजिटर्स के लिए हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे विजिटर लॉबी है, और विजिटर लॉबी अटैच विथ कॉफ़ी शॉप है। तो मतलब कोई विजिटर्स आए, कोई गेस्ट आए, तो आपको घर में ले जाने की भी तकलीफ नहीं है। आप विजिटर लॉबी में बैठ के जो भी अपना शॉर्ट डिस्कशन है, आप कॉफ़ी टी स्नैक्स ऑफर करके अपना डिस्कशन जो मीटिंग होते हैं वो वही कर सकते हैं। आराम से कर ले सकते हो। राइट माशाल्लाह अमेजिंग अमेजिंग। तो ये सारे इम्यूनिटीज़ हम एक छोटी जगह में अकोमोडेट करे हैं। ये 3 एकड़ के प्रोजेक्ट में ये सारे इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम फील कर रहे हैं कि आज ये कम्युनिटी को ज़रूरत है, इसीलिए ये सारे इम्यूनिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। असलम भाई लोकेशन के बारे में बताइए सेरिन विस्टा के। हबीब भाई, मैं आपको सेरिन विस्टास के लोकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो हम इसको प्रोजेक्ट की पंचलाइन में ये बता रहे हैं कि ये न्यू सिटी सेंटर ऑफ हैदराबाद है। तो यहाँ से आपको कनेक्टिविटी के बारे में आप देखेंगे कि हैदराबाद और सिकंदराबाद तक यहाँ से आप 30 मिनट्स में जा सकते हैं। अच्छा इतना शानदार लोकेशन है। एयरपोर्ट तो बिल्कुल आपको 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। ORR यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर पे है। आप फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ID कॉरिडोर, सारी जगहों पे आप 15 मिनट में एक्सेस है। आप रिंग रोड कनेक्टेड है आपको, और यहाँ से मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मासब टैंक, बंजारा हिल आप 15 से 20 मिनट में जाते हैं। ये PVNR एक्सप्रेस वे से आप 10 मिनट में मेहदीपट्टनम चले जाएंगे, 15 मिनट में टोली चौकी। PVNR एक्सप्रेस पे कितनी दूर है सेरिन विस्टा बिल्कुल से? ये सामने का जो फ्लाईओवर है, लाइक 50 फीट 100 फीट बिल्कुल हार्डली आपको नहीं, 50 मीटर समझिए, 50 मीटर्स 50 मीटर्स पे PVNR है। आप ओके। एग्जिट भी यहीं से, एंट्री भी है। आप So we are Serin Vista at the entry point of PVNR expressway from Arangar. एग्जिट पॉइंट, Okay. एग्जिट पॉइंट पे है। अच्छा तो यहाँ से आप PVNR लेके कहीं पे भी शहर में 10 से 15 मिनट में जा सकते हैं। इधर ओल्ड सिटी की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे आरामगढ़ के नए फ्लाईओवर से आप चार मीनार, मदीना बिल्डिंग, पुराना पुल, लाट बाजार आप 10-15 मिनट में जा सकते हैं। और ये लोकेशन पे आप अगर देखते हैं तो स्कूल्स सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपको 85 ऐसे कॉरपोरेट स्कूल्स आपको बिल्कुल 10-15 मिनट के रेडियस में है। अच्छा आपको बड़े बड़े मॉल्स जो है यहाँ पे आपको हार्डली 1 किलोमीटर पे फोरम मॉल आ रहा है। अच्छा और दूसरे कई मॉल्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं विद इन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अच्छा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स है बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर्स पे आपको कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं।
आपको यहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर्स में अवेसी हॉस्पिटल है। अच्छा। तो हॉस्पिटल्स की कनेक्टिविटी, आपको जो है Colleges स्कूल्स की। कॉलेजेस की कनेक्टिविटी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट से एक हार्डली आपको 500 मीटर्स में मेट्रो स्टेशन आ रहा है, अच्छा। ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। आपको यहाँ से हार्डली 1/2 किलोमीटर पे हाई कोर्ट कैंपस है। तो इस तरीके से ये लोकेशन बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप एनीवेयर हैदराबाद सिकंदराबाद आप यहाँ से आधे घंटे में जा सकते हैं, क्योंकि पूरी फ्लाईओवर्स की आपको कनेक्टिविटी है, रिंग रोड की कनेक्टिविटी है। तो लोकेशन वाइज ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और ये एक हैदराबाद का नया सिटी सेंटर है। दैट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा। और मेरे लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ ये थी इसनम भाई कि अब तक हम जहाँ पे भी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में गए हैं तो पीपल हैव केप्ट अ डेमो बाहर जो है कंटेनर में या उसमें बना के रखते हैं। जी हाँ। तो योर्स इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव सीन कंप्लीट फुल्ली फर्निश्ड लाइव रेडी फ्लैट। जी, आपने अपार्टमेंट में ही रेडी कर दिया है एंड इट्स रेडी टू मूव इन। जी जी, तो उसके इमेजेस जो है वो चलेंगे। बिल्कुल हम जी। आपको शेयर भी करेंगे वो। जी। इसका मकसद यही था कि आप एक आउट ऑफ बिल्डिंग जो भी आप मॉडल फ्लैट बनाते हैं, डेमो फ्लैट बनाते हैं, रियल टाइम वो रियल टाइम से ऑब्वियसली वो मेजरमेंट्स नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें आप एकोमोडेट नहीं कर सकते। फिनिशिंग क्वालिटी के बारे में भी है और उसका लुक एंड फील सबसे बड़ी बात है। सही बात। आपको एक डब्बे में लुक एंड फील आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक रियल टाइम में जो जगह डिफाइन है आपकी वॉल्स, वो बाउंड्रीज के अंदर डोर्स हैं, राइट जी, वो बाउंड्रीज के अंदर जो ये आपको देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम थोड़ा लेट हुआ हमको मॉडल फ्लैट बनाने में, लेकिन हम रियल टाइम में ही मॉडल फ्लैट बनाए ताकि हम एक एक इंच जो है आपको बता सके यूटिलाइज करके। वो मकसद था हमारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे कैन विजिट द demo flat which is ready. It's not demo, to be honest, it's live flat, I can say. Yeah. That it's ready to move in. So you can have a real time experience looking at the setup and everything. Real time आप चीज़ों को देख सकते हैं and you can have the idea of how the other flats are going to be. So how your quality is being promised, कि कैसे आप promise क्या कर रहे हैं quality का, and how your rates are, what are you offering to your customers and how are you different compared to your competitors? देखिए, ये लोकेशन पे मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा डायरेक्ट जो कंपटीशन है वो एक कॉरपोरेट से है। यहाँ पे इंडिया के सारे बड़े कॉरपोरेट्स हमारे सराउंडिंग में हैं और हम एज ए स्टार्टअप जा रहे हैं। तो एक स्टार्टअप को एक बड़े ब्रांड से compete करने के मेरे नज़दीक तो दो ही ऑप्शंस है। एक है कि आपको लेस प्राइस बेटर क्वालिटी, आपको लेस प्राइस में देना है और मिनिमम सेम क्वालिटी और मैक्सिमम बेटर क्वालिटी देना है जो आपके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। तो हमारे प्राइस की बात करेंगे तो हम हमारे कॉम्पिटिटर से सराउंडिंग से हम 35 to 40% लेस है। 35 to 40% less. But yes, yeah, Sereni Vista is already offering a profitable margin to the customers या श्योर, at the buying itself. 100%। बाइंग पे ही आप मार्केट से 100% जो है 30-40% से बाइंग में तो लोग जो बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ लेने से पहले हम यहाँ पे गाड़ी ड्राइवर को रखे हैं, आप जाइए अतराफ में हमारे पास 10-12 बड़े हिंदुस्तान के बड़े नामवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जी, लेकिन बड़े नामवर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप उनके पास जाइए, आप उनका प्रोजेक्ट विजिट करिए, उनकी कॉस्ट शीट लीजिए, उनका प्राइस चेक करिए, उनके एमिनिटीज़ चेक करिए, उनका कॉमन एरिया चेक करिए। कोई भी 40 to 45% कॉमन एरिया लोडिंग है, हमारे पास सिर्फ हम 28 to 29% लोडिंग कर रहे हैं, वो लोग 45% लोडिंग कर रहे हैं। आप जाइए, जाके देखिए। और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 10,000 12,000 के नीचे नहीं है और हम जो है 6,500 में ऑफर कर रहे हैं। तो बिजनेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि यू मेक प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ योर परचेज। सो दिस इज द बेस्ट ऑफर दैट Serene Vista इज ऑफरिंग यू। 100%। जी। और क्वालिटी ऑफ द मटेरियल का क्या है? क्वालिटी ऑफ द मटेरियल देखिए, हम एक चीज़ हम यहाँ पे डेमो फ्लैट में लगा के बता दिया है ताकि कस्टमर को क्वालिटी के बारे में कोई डाउट ही ना रहे। जैसा कि अब नॉर्मल स्ट्रक्चर वगैरह तो सबका सेम ही रहता है 99%। अब इसमें अंदर लगने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसा कि आपकी फ्लोरिंग है। हम जो बेस्ट अवेलेबल ब्रांड है इंडिया में, जैसा कि रैक है, हम रैक का जो है फ्लोरिंग इज ऑफ रैक। वी आर यूजिंग रैक
वो भी बड़े साइज की फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके डोर्स एंड विंडोज़ हम इंजीनियरिंग वुड के डोर्स विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ हमारे जो है एल्यूमिनियम के विंडोज़ है, ओके और डोर्स हमारे इंजीनियरिंग वुड के डोर्स है। और डोर्स का जो हार्डवेयर है वो एल्क का है, द टॉप मोस्ट ब्रांड अवेलेबल। और वॉशरूम हमारा पूरा जो है जैकफर फिटिंग से है। वॉशरूम में हम पूरा आपको जो है शॉवर एरिया, कमोड एरिया, सारे चीज़ें ग्लास पार्टीशनिंग भी दे रहे हैं उसमें। ओके और हमारे जो है इलेक्ट्रिकल है, हम जो है लीग्रेंड यूज़ कर रहे हैं, पॉलीकैप के वायरिंग यूज़ कर रहे हैं। द बेस्ट अवेलेबल ब्रांड जो है, there is no compromise no in delivery. compromise in quality. See, being a startup, I told you one thing very clearly. Right, successful Will be business can successful. हाँ, simple है, वही लॉजिक है, दूसरी कोई लॉजिक That's नहीं है। amazing. That's amazing. There is no other logic for a startup to come up with the corporate. Right, right. बार बार ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको लेस प्राइस में बेटर क्वालिटी देना है, जब भी आप जाके अपने कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर के साथ compete कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, That's amazing. कोई ऑप्शन नहीं है, That's नहीं तो कोई आपके पास आने वाला नहीं है। जी और आप लोकेशन भी मैटर करता है, क्योंकि रियल एस्टेट में ऐसी बात नहीं है ये सारी क्वालिटी दे के आप एक 10,000 रुपए गज की जमीन पे बनाए तो वहां नहीं होता। ये 1 किलोमीटर के रेडियस पे है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, what's your distance? हार्डली 200 मीटर्स। 200 meters. 200 meters, That's amazing. 200 meters. We'll pin the location for our Yeah, customers. sure. Right. So what's your per square feet rate? We are offering 6,750, Okay. लेकिन उसमें कुछ डिस्काउंट तो, लेकिन अपने लोग हैं amazing. तो पूछते ही है, That's amazing. तो कुछ मिनिमम डिस्काउंट है वो भी ऑफर दे रहे हैं हम। जी. तो प्राइसिंग इज वेरी लेस। What's your targeted time of deliverance? डिलीवरेंस का जो है 26 सितंबर, 1 मोर ईयर प्लस 3 मंथ्स ग्रेस पीरियड रख रहे हैं, जी जी. क्योंकि 1.5 साल की बात है, 1 साल की बात है, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा आगे पीछे होने के चांसेस अगर हो कुछ भी नेचुरल चीज़ों की वजह से। इसीलिए जो है हम सितंबर 26 इज आवर डेडलाइन फॉर हैंड ओवर प्लस 3 मंथ्स एज ए ग्रेस पीरियड। That's amazing. और वो टाइम में नहीं करें तो वी आर ऑफरिंग रेंट फॉर आवर कस्टमर्स। इफ वी वोंट डिलीवर्ड आफ्टर ग्रेस, So you will offer as a bidder, you will offer the rent. yes. That's amazing. So I'll make a request to the audience that if you allow, that the sales partner of Pierce Construction is Invest in Reality. You may contact Invest in Reality to have the facilitation of reaching out to the point, और आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और इट्स एन अमेजिंग इनिशिएशन कि हमारे पास ऐसी चीज़ है, आप बाइंग के टाइम पे ही जो है प्रॉफिट में जा रहे हैं 35% to 40%, एंड यू कैन हैव द रेशियो चेक इन कंपैरिजन विद द मार्केट इटसेल्फ। और जितने हमने अभी डिस्कशन किए हैं जनाब असलम बिन मोहम्मद साहब से, आप देख सकते हैं कि रियल स्टेट मार्केट का दिस इज़ द मोमेंट दैट द बायर शुड एंटर इनटू द मार्केट, कि ये टाइम परचेज का है। तो एक इकोसिस्टम होता है मार्केट में, देयर इज सप्लाई एंड डिमांड, देयर इज परचेज एंड सेल। सो जो रेट ग्रोथ का है, वो ग्रोथ का ये टाइम, दिस इज द पीक टाइम to buy property in Hyderabad, especially in South, and especially with these amazing promises and the hardcore documentation process that Mr. Aslam bin Mohammed has with Pierce Construction, Serene Vista project. Everything is 100% true. अल्हम्दुलिल्लाह। So you can go ahead with that. तो हमारे से बात करने के लिए और इतना deep info देने के लिए with real estate market and the Hyderabad's market, growing market, थैंक यू सो मच। हम आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लास्ट में एक पॉइंट्स आपसे ज़रूर लेंगे। वन बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव फॉर एवरीवन हु इज़ लुकिंग टू मेक देयर फॉर्चून इन प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर, और एज अ पर्सन हु जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। कोई एक बात ऐसी बताइए जो सारे लोगों को अपने ख्याल में रखने की ज़रूरत है। एक बात तो मैं ये मैं बोलना चाहूँगा सारे ऑडियंस को आपके ज़रिए से, कि आप इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उसकी लीगैलिटी ज़रूर चेक करिए, उसके अप्रूवल ज़रूर चेक करिए। उसके बाद गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो सराउंडिंग में आ रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रही, वो एरिया ज़्यादा डेवलप होता। तो इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी नज़र देखना है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है,
और जो भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे वो प्रॉपर्टी का लीगल अप्रूवल्स चेक करना चाहिए। राइट। तो हम गुजारिश करते हैं तमाम देखने वालों से कि देखिए कहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे अतराफ़ में जहाँ पे सारी चीज़ों का ख्याल रखकर इन्वेस्टर का इतना ज़्यादा जो है ग्रोथ भी देखा जाता है और उसका प्रोटेक्शन भी देखा जाता है। तो आप ऐसे बिल्डर्स के साथ में ज़रूर एसोसिएट हो जाइए। फॉर लॉन्ग टर्म द ग्रोथ विल बी फॉर बोथ द पार्टीज। श्योर। थैंक यू। जय हिंद।